पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है। दरअसल अब तक ये आम धारणा थी कि पासपोर्ट जिसके पास है वो भारतीय नागरिक माना जाएगा, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, समझा रहे लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल विदेश मंत्रालय के तरफ से बयान आया कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं ही। दरअसल पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। मामला इस विदेश मंत्रालय के बयान से उठा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अलग अलग कानूनों में इस बात का प्रावधान किया गया जो इस बात की तरफ इशारा करता है, साबित करता है कि पासपोर्ट सिर्फ पासपोर्ट होना नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। इसका सबसे प्रमुख आधार है पासपोर्ट एक्ट। पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 20 उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि भारत सरकार अगर चाहे तो किसी गैर भारतीय को भी पासपोर्ट दे सकता है। इसका मतलब गैर भारतीय के पास भी भारत का पासपोर्ट हो सकता है। तो आपके पास भी हो सकता है, भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं उनके पास भी पासपोर्ट हो सकता है। इसलिए जिसके पास पासपोर्ट है, हर भारतीय पासपोर्ट होल्डर भारत का नागरिक होगा, ये जरूरी नहीं है। अब ये मामला एक बार और आया था। ये मामला आया था आपको 2013 में, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। उस बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी के पास अगर पासपोर्ट है, भारत का पासपोर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत का नागरिक होगा। तो पहले कोर्ट भी इस चीज को कह चुका है। अब सवाल आपके मन में, दर्शकों के मन में ये उठ रहा होगा कि अगर जब पासपोर्ट ही नहीं है नागरिकता का आधार, तो आधार होता क्या है? दरअसल एक तारीख है, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, सब लोग नोट कर लीजिए। वह 1 जुलाई 1987 की तारीख। 1 जुलाई 1987 के बाद अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र तो चाहिए। साथ में आपको यह भी दर्शाना होगा कि आपके पेरेंट्स में से, माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। एक तो पहली शर्त ये रही। इसके अलावा अलग अलग प्रावधान है, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट के तहत प्रावधान है। 5 अलग अलग प्रावधान में है जिसके तहत किसी को नागरिकता यहाँ पे मिलती है। लेकिन बिल्कुल साफ हो गया कि पासपोर्ट का मतलब आप नागरिक हैं, ये जरूरी नहीं है। इससे पहले साफ हो चुका था, आधार का मतलब नागरिकता मिलना नहीं है, वोटर ID कार्ड का मिलना नागरिकता मिलना नहीं है। तो अलग अलग दस्तावेज हैं, अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर नागरिकता तय की जाती है। फूड रेगुलेटर फसाई ने पिछले साल नोटिफिकेशन जारी कर फूड प्रोडक्ट के पैकेट और विज्ञापन में 100% शब्द का इस्तेमाल ना करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज भी फूड प्रोडक्ट के पैकेट पर 100% का दावा किया जा रहा है। फसाई की चेतावनी के बाद भी हमारी पड़ताल में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बाजार में जूस, आटा और कई पैक्ड फूड पर 100% के दावे खुलेआम दिखाई दिए। इस पर ज्यादा डिटेल दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। 100% प्योर, 100% ऑथेंटिक, 100% नेचुरल, इस तरह के दावे आपने अक्सर फूड पैकेट्स पे देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट्स में देखे होंगे, लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसा करना गलत है। FSSAI ने इसको लेकर साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। 2025 में फूड रेगुलेटर FSSAI ने एक इंस्ट्रक्शन डाला था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि 100% टर्म किसी भी फूड पैकेट पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एम्बिगुअस है, ये मिसलीडिंग है, और इसका आइसोलेशन में या किसी और डिस्क्रिप्टर के साथ इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है। लेकिन जब हमने बाजार का सर्वे किया तो अब पाया कि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे इस टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पे पैकेजिंग में और प्रचार में भी इसका किया जा रहा है, दोनों पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये साफ तौर पे जो उपभोक्ता है उसको गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि साइंटिफिकली 100% को प्रूव करना इतना आसान नहीं है, और कोई प्योर या ऑथेंटिक या नेचुरल जैसे टर्म का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसको भी उसके लिए जो है उसका कारण बताना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, ये सारे प्रोडक्ट्स हमने बाजार से लाए हैं और उसमें हमें साफ तौर पे दिखाया कि पैकेजिंग में ही साफ तौर पे 100% का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए अगर हम शुरुआत करें, ये ब्रिटानिया का होल व्हीट है, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि 100%, यहाँ पे पैकेजिंग के ऊपर क्लियरली 100% इस्तेमाल किया गया है। ये डाबर का रियल एक्टिव जूस है, यहाँ पर भी 100% नो एक्टिव शुगर है। नियम के मुताबिक किसी डिस्क्रिप्टर के साथ भी 100% का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से यू का एक कोकोनट वाटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 100% जो है बहुत ही साफ तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। एक और कंपनी को हाल में ही, कोकोनट वाटर की ही कंपनी को FSSAI ने नोटिस जारी किया था 100% के लिए, लेकिन अभी भी जो बाकी ब्रांड है वो इसका इस्तेमाल करते हैं।
आशीर्वाद का आटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% आटा 0% मैदा, इस तरह का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। टाटा संपन्न का ये बेसन है 100% चना दाल बेसन, ये यहाँ पे 100% पैकेजिंग पे ही लिखा गया है। साथ ही ये हैप्पिलो का ये फ्लैक्स सीड है प्रीमियम 100% प्योर फ्लैक्स सीड। तो ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही हैं 100% टर्म को अभी भी इस्तेमाल करने की, जबकि 1 साल से ज़्यादा का समय मिला था इन कंपनियों को अपनी पैकेजिंग को बदलने का। तो हमने पाया कि कई पैकेजिंग पे अभी भी 100% का इस्तेमाल किया जा रहा है। सलाह के बावजूद जो है वो दावा जो है जारी है। और किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आप वो देखें तो जूस और पेय पदार्थ यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही आटा और ब्रेड में भी 100% टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। 100% शुद्ध घी या 100% शुद्ध शहद भी काफ़ी सारी कंपनियां जो है इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो ई-कॉमर्स पोर्टल्स पे हो या बाजार में हो, आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कुछ कंपनियों को एफएससीआई ने नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी भी बाजार में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब आपको बता दें, आज आपातकाल की 50वीं बरसी है और आज ही एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल के चैप्टर को जोड़ने पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। एनसीईआरटी ने 9वीं क्लास के लिए नई सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 जारी की है, जिसमें पहली बार 1975 में लागू आपातकाल को सिलेबस में शामिल किया गया है। इस चैप्टर में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया है। चैप्टर में यह भी समझाया जाएगा कि आपातकाल क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और विपक्षी आंदोलनों को इसके प्रमुख कारणों के रूप में शामिल किया गया है। इस चैप्टर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख है जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित किया गया था। इसके अलावा जनवरी 1977 में चुनाव कराने की घोषणा और मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने की जानकारी भी चैप्टर में दी गई है। एनसीईआरटी के फैसले को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट ने ऐतराज जताया है। विपक्ष का कहना है कि बच्चों के सिलेबस में राजनीति को लाना बेहद दुखद है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अन्याय जो इस प्रकार से बर्ताव करता है उनकी सत्ता चली जाती है। 12 साल से देश में इमरजेंसी है। 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया। अगर देश में अराजकता फैलती है तो इमरजेंसी आप लगा देते हैं। संविधान में व्यवस्था है इसकी, तो उसका मतलब आप संविधान को मानते नहीं हो। इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि अगर देश में अराजकता पैदा होती है तो आपने नोटबंदी क्यों लाई भाई? मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है। दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है। बहुत दुख की बात है। आपातकाल की बरसी पर एनसीईआरटी की किताब में जोड़े गए नए चैप्टर की जमकर चर्चा हो रही है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने भी आपातकाल की बरसी पर एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। पीएम मोदी ने लिखा, यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। आपातकाल की 50वीं बरसी को बीजेपी संविधान हत्या दिवस बता रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों पर भी सीधा प्रहार था। स्वाभाविक रूप से बात सामने आती है, ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था।
डिजिटल अरेस्ट ठगी के नेटवर्क पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए देश के 80 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु समेत देश के 16 राज्यों में छापेमारी की है। अब तक चेन्नई और कोलकाता से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। खबर पर पूरी अपडेट बता रहे संवाददाता शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। 16 राज्यों के अंतर्गत तकरीबन 60 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि एक आरोपी मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और दूसरा आरोपी चेन्नई का रहने वाला है। अगर मामले की बात करें तो इस मामले की रिपोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट से कर रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की रिपोर्ट क्यों कर रहा हूं ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके सीबीआई को भेजा गया था। सीबीआई से शिकायत की गई थी और कहा गया था कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही एक फर्जी वेबसाइट बनाया जाता है और ये इस फर्जी वेबसाइट को कई साइबर अपराधियों के मार्फत से बनाया जाता है और उसी के मार्फत से काफी सम्मन्स, नोटिस जारी किए जा रहे थे और लोगों को डराने धमकाने का भी काम किया जा रहा था। इस मामले की जानकारी जब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा इस मामले की औपचारिक तौर पे जानकारियां सीबीआई के साथ साझा किया और उसके बाद सीबीआई के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके तहत राजधानी दिल्ली, एनसीआर, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक साथ इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे साइबर अपराधियों के खिलाफ एक ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। और जांच एजेंसी सीबीआई की अगर माने तो इस मामले में 200 से ज्यादा ऐसे आरोपियों की तलाश की जा रही है जिसकी सीधे तौर पर इस मामले में भूमिका है और करोड़ों रुपए का लेन देन किस तरह से किया गया है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा कई बड़े खुलासे को अंजाम दिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूकंप के डबल झटकों ने वेनेजुएला में डबल तबाही मचा दी है। 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने वेनेजुएला को हिला दिया। राजधानी कराकस समेत कई शहरों में इमारतें ढह गई है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और चारों ओर मलबा बिखरा हुआ है। भूकंप में मृतकों की संख्या 10,000 होने की आशंका जताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में उसके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। 24 जून की शाम वेनेजुएला में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 6 बजे पहला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.2 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई, लेकिन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला कि करीब 40 सेकंड बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का दूसरा और बेहद शक्तिशाली झटका महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र याराकुई राज्य के पास था, जबकि राजधानी काराकास भी इसकी चपेट में आ गई। उथली गहराई के कारण झटके बेहद खतरनाक साबित हुए। सड़कें हिलने लगी, इमारतें झूलने लगी और हजारों लोग जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों के बाहर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजधानी काराकास में भूकंप का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। कई बहुमंजिला इमारतों में दरारें पड़ गईं, जबकि कुछ इमारतें पूरी तरह ढह गईं। कई इलाकों में धूल के विशाल गुबार आसमान में उड़ते दिखाई दिए। लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़कों पर निकल आए। बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए। देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मैकेटिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसके बाद उड़ानों को रोक दिया गया। कई सड़कें मलबे से भर गईं और आपातकाल सेवाओं को
घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। सेना, पुलिस और आपदा राहत बलों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। कई इमारतों के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें विशेष उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से जिंदा लोगों को तलाश रही है। सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है और नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की गई है। यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। पश्चिमी यूरोप के ऊपर बने हीट डोम की वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन समेत कई देशों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ब्रिटेन ने इंग्लैंड और वेल्स के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि इटली में 16 शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उधर फ्रांस के नेशनल थर्मल इंडिकेटर ने 29.8 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड छुआ। कई देशों में लोगों को घरों के अंदर रहने, धूप से बचने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भीषण गर्मी के चलते कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आज बाजार ने दिन भर मजबूती दिखाई, लेकिन आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली हावी हो गई। ऊपरी स्तरों से फिसलने के बावजूद सेंसेक्स 109 अंक की बढ़त और निफ्टी 34 अंक चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, सुबह से हम देखें तो बाजार का मूड माहौल ठीक था, लेकिन आखिरी का जो 1 घंटा है यहाँ पे चीजें जो है वो गड़बड़ाती हुई दिखाई दी है। हायर लेवल से हमें यहाँ पे काफी ज्यादा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिली है, जिसके बाद निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। बैंकिंग में भी यही हाल है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो इनफैक्ट यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमें हावी होता हुआ दिखाई दिया है आखिरी के 1 घंटे में। इसके अलावा IT सेक्टर में काफी ज्यादा पेन है। एनर्जी शेयर्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। मेटल इंडेक्स जो है वो आज दबाव के साथ भी बंद हुआ है। ऑटो में अच्छी खासी हालांकि एक तेजी जो है वो देखने को मिली है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, तो निफ्टी में सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की बात कर लेते हैं। इंटरग्लोब, मैक्स हेल्थ केयर, M&M और मारुति सुजुकी, यानी कि ऑटो और क्रूड रिलेटेड जो स्टॉक है वहां पे जो तेजी है वो देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की अगर इस टाइम पे बात करी जाए, ONGC, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, IT और मेटल पैक सबसे यहाँ पे ज्यादा गिरते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा मेटल की तो हम जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए गिरावट जो है देखने को मिली है। कल हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट में भी काफी ज्यादा सेल ऑफ कमोडिटीज के अंदर देखने को मिला है और वही रिएक्शन आज यहाँ पे भी देखा गया है। एल्यूमिनियम स्टॉक भी काफी भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑटो शेयर्स की, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी का जो मोमेंटम है बना हुआ है। काफी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, बुलिश दिखाई दे रहे हैं और जो सेंटिमेंट्स है वो भी अब यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगले हफ्ते जो ऑटो सेल्स के नंबर है वो भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन हाई लेवल से काफी गिरावट देखी गई। तो अच्छी खबरों ने इस हफ्ते बाजार को गुलजार रखा है। अब लॉन्ग वीकेंड के बाद क्या रैली जारी रहेगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। तेजी कितनी टिकाऊ? शाम 7:57 पर। पश्चिम एशिया तनाव के दौरान क्रूड $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन हालात सामान्य होते ही कीमतें करीब 42% टूट चुकी है। ब्रेंट का भाव $73 के नीचे तक आ गया है। अब सवाल यह है कि क्या क्रूड में आगे और गिरावट देखने को मिलेगा? आगे का आउटलुक और अहम लेवल क्या हो सकता है, बता रही है मनीषा गुप्ता। एक और दिन जहां पर कच्चे तेल के भावों में गिरावट देखने को मिली है और इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो भाव सीधे वहीं पर आ पहुंचे हैं जहां पर ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से पहले थे, यानी कि $72 प्रति बैरल के आसपास। 30 अप्रैल को भाव यहां पर $126 प्रति बैरल तक भी गए थे। वहां से अगर देखा जाए तो 42% की गिरावट हमने कच्चे तेल के भावों में आते हुए देखी है। 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर जिसकी वजह से ये गिरावट आई है। एक तो ये कि हेज फंड्स ने अपनी शॉर्ट पोजिशंस को 5 महीने के हाईज पर ले गए हैं।
यानी कि ना सिर्फ अपनी लॉन्ग पोजीशंस को वाइंड डाउन कर रहे हैं बल्कि नए शॉर्ट्स भी क्रिएट करे जा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि बाजार एक तो यहाँ पर फटीग्ड हो चुका था, क्योंकि कोई बहुत क्लैरिटी यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज यूएस या ईरान से आती हुई नज़र नहीं आई थी। लेकिन अब क्योंकि 60 दिन के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि 20 मिलियन बैरल्स यहाँ पर ऑलरेडी पिछले 24 घंटे में पास आउट कर गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, और तेल और शिप्स यहाँ पर रोज़ाना निकलेंगी, तो सडनली बाजार को लगता है कि यूएई, कतर, ईरान, इराक का जो तेल है वो ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सो मच सो कि अगर हम बाजार को देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि फिजिकल ऑयल अवेलेबिलिटी यहाँ पर फिलहाल डिस्काउंट पे है अगर आप उसे लेना चाहें तो इसकी वजह से यहाँ पर बाजार काफ़ी हद तक टूटा है। साथ ही साथ मार्केट्स को ये भी लगता है कि आगे जाते हुए यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोडक्शन जिस तरह से हम आता हुआ देखेंगे उसका भी असर प्राइसेस में आएगा। एक फेयर वैल्यू शायद $80 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह के प्राइसेस हैं माना ये जा रहा है कि 72-70 भी टूट सकता है, एक बार शायद हम 68 जैसे लेवल्स भी देख पाएं। अब आपको बता दें, टाटा मोटर्स ने कमर्शियल वाहनों के दाम फिर से बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कंपनी 1 जुलाई से दामों की बढ़ोतरी करेगी। ये लगातार तीसरी बार होगा जब कंपनी दाम बढ़ाएगी। इसके साथ ही कंपनी ने सीवी कारोबार के लिए FY 28 का बड़ा विजन भी सामने रखा है। Commodity impact has been quite severe, right? It started from Q4 of last year. We are in Q1 of this year, and the Q1 of this year has been pretty severe. And we are also seeing some leftovers, if I may say, although in quantum terms is not necessarily leftover, but we are also seeing something happening in Q2 also. So overall, I would say that it is pretty severe, and I think we have taken a two-fold approach. First is we did take 2 price increases till now, but we were very clear that we wanted to take cautious and well-evaluated, well-calibrated price increases because we didn't want to disrupt the demand momentum which started post the GST rate reduction. We've also announced that there will be the 3rd price increase happening on 1st July, which is the start of Q2. और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंच गई है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हरा दिया। इधर मोरक्को ने हेती को 4-2 से हराया और इस जीत के साथ मोरक्को भी राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। साउथ अफ्रीका ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। यह पहली बार है कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंची है। वहीं मेक्सिको ने चेकिया को 3-0 से मात दी। वहीं स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 2-1 से हराया और राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि हार के बावजूद कनाडा की टीम भी नॉकआउट स्टेज में पहुंचने में सफल रही है। तो फीफा वर्ल्ड कप में आज रात सुपर 32 में जगह बना चुकी जर्मनी का सामना इक्वाडोर से होगा। इक्वाडोर इंटरनेशनल फुटबॉल में जर्मनी को कभी हरा नहीं पाया है। यह मैच रात 1:30 बजे से होगा। सुबह 4:30 बजे टूनीशिया और नीदरलैंड आपस में भिड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर जापान और स्वीडन का मैच भी इसी समय पर होगा। वहीं तुर्की की भिड़ंत अमेरिका से सुबह 7:30 बजे से होगी। इधर पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया भी सुबह 7:30 बजे आमने सामने होंगे। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।